हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। देखो, ये एकदम बिल्कुल न्यू सीरीज है जिसमें अपन क्लास 12 बोर्ड के हिसाब से स्टार्ट करेंगे और नीट लेवल तक ले जाएंगे। इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस वीडियो में आपको जो न्यूमेरिकल होंगे वो करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो डीपीपी होगी उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके सॉल्यूशन बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर की हेडिंग से, जो कि क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को अपन को मिक्स करना है और उनका होमोजेनस मिक्सचर बनना चाहिए। होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, उनके बीच में कोई सेपरेशन लेयर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर बनेगा तब अपन उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखें, उनके बीच में रिएक्शन होगी तो रिएक्शन से क्या बनता है, कोई न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मैं सॉल्ट को अगर पानी में डालता हूं तो सॉल्ट और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, वो सिर्फ उसमें डिसॉल्व हो रहा है। अगर रिएक्शन होती तो कुछ और बन जाता। जैसे कि आपने अगर क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि जब ऐसा करते हैं तो NaOH बन जाता है। क्या बन जाता है, NaOH। तो मैं यहाँ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट होने चाहिए, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक क्या होता है, सॉल्यूट। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। वन बाय वन दोनों कंपोनेंट को अपन समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं सॉल्वेंट। तो देखो, सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिसॉल्व अदर कंपोनेंट। वो कंपोनेंट जो किसी और कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करे उसे अपन क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जनरली ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है, मतलब अगर क्वांटिटी के हिसाब से कभी भी अपन को सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसाइड करने पड़े तो जनरली, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन जनरली जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अ सॉल्यूशन कंटेन ओनली वन सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही सॉल्वेंट हो सकता है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्यूशन में कितने सॉल्वेंट होंगे, सिर्फ एक, ठीक है। और जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगी। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, जैसे मान लो कि सॉल्वेंट सॉलिड है, अब जो दूसरा कंपोनेंट मिला रहे हो आप, उनकी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या आएगी, जो सॉल्वेंट की होगी। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड, सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सॉल्वेंट जो होगा उसकी फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करेगी कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी। दूसरा है सॉल्यूट। सॉल्यूट किसे कहेंगे, द कंपोनेंट विच डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। जनरली ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। और एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अलावा जितने भी अदर कंपोनेंट है उन्हें भी अपन सॉल्यूट कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। और इसकी फिजिकल स्टेट का सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे अपन बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। एक सॉल्वेंट हो और दो सॉल्यूट हो तो उसे अपन कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। देखो, सॉल्वेंट एक ही है, अगर कंपोनेंट बढ़ते हैं तो वो बाकी के कंपोनेंट क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। एक सॉल्वेंट और 3 सॉल्यूट हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, क्वाटनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अपनी बुक में जो ज्यादातर डिस्क्राइब करेंगे, अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, वो सब कौन से सॉल्यूशन होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। अब नेक्स्ट है अपने सॉल्यूशन के टाइप। तो देखो, सॉल्यूशन को ऐसे देखें तो 9 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली देखें तो अपन 3 कैटेगरी बना सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन और फिर सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसकी अपीयरेंस कैसी होगी, गैस। लिक्विड सॉल्यूशन की लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन की वो सॉलिड दिखेगा। अब अभी अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जो होती है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करती है। तो अगर सॉल्वेंट गैस है तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। कोई तकलीफ नहीं। अब सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉल्यूट गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बन सकते हैं। अपनी बुक में हर टाइप के सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको उस एग्जाम्पल को लर्न रखना है
और उसमें ये याद रखना है कि सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। जैसे कि सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट जो है वो भी गैस है, इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ O2 इन N2। O2 एक गैस है और वो N2 में डिसॉल्व कर रखी है, O2 सॉल्यूट है और N2 भी जो है वो सॉल्वेंट है, और दोनों ही क्या है, गैस ही है, ठीक है। सेकेंड है सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट क्या है, लिक्विड। इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होती है और नाइट्रोजन क्या होती है, गैस। तो लिक्विड इन गैस का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट जो है वो कैसा है, सॉल्यूट। इसका एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये भी कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो पहला एग्जांपल हो गया गैस इन गैस का, दूसरा हो गया लिक्विड इन गैस का, और तीसरा किसका हो गया, सॉलिड इन गैस का। अब अगला है गैस इन लिक्विड का। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल होगा O2 इन वाटर। दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा इथेनॉल इन वाटर, और सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल होंगे ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। फिर है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन भी तीन तरह के होंगे, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम जो होता है एडजॉर्प्शन शो करता है और अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है, तो उससे एक सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है मरकरी इन मेटल। देखो मरकरी जो होती है वो क्या होती है, लिक्विड स्टेज होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और कोई भी दूसरा मेटल, इन दोनों का जो एलॉय बनेगा उसे अपन अमलगम कहेंगे। जैसे मान लो सोडियम और मरकरी को मिक्स कर रहे हैं तो उसे सोडियम अमलगम कहेंगे, ठीक है। जिंक और मरकरी को मिक्स कर रहे हैं तो उसे जिंक अमलगम कहेंगे, ठीक है। और अमलगम जो होता है वो एक एलॉय है और साथ में एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सारे एलॉय जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, सॉल्यूशन ही होते हैं। लेकिन अमलगम वाला जो एलॉय होता है वो कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड इन सॉलिड वाला सॉल्यूशन, ठीक है। जबकि ज्यादातर एलॉय कौन से होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड वाले सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि एक एलॉय नीचे दे रखा है कॉपर इन गोल्ड। कॉपर को गोल्ड में मिक्स किया जाता है, आप सब जानते हैं, ज्वेलरी जो बनाते हैं वो गोल्ड की बनाते हैं। प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, उसमें कम से कम 2 कैरेट कॉपर और बाकी के 22 कैरेट क्या गोल्ड मिलाकर उसके एलॉय बना जाता है, एलॉय बनाते हैं और फिर उससे ज्वेलरी बनती है। तो ज्वेलरी प्योर गोल्ड की नहीं होती है, वो किसकी होती है, एलॉय की होती है। तो आपको ये सारे याद करने, स्पेशली ये लास्ट 2 एग्जांपल अच्छे से याद करना। अमलगम वाला सबसे अच्छे से, अमलगम में याद रखना मरकरी सॉल्यूट है और दूसरे मेटल जो होंगे वो क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंसंट्रेशन। देखो ये टॉपिक आपने क्लास 11th में किया था फर्स्ट चैप्टर के पीछे, हालांकि वहां थोड़ा शॉर्ट में था लेकिन वहां पर भी आपने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं। तो देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की एक कोई फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लो। जैसे कि मान लो मैं मान लेता हूं कि 1 लीटर, उसमें सॉल्यूट कितना है, उसकी जो अमाउंट होगी उसे अपन क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। अब यहां डेफिनेशन में वर्ड इस्तेमाल कर रखा है अमाउंट। अब अमाउंट को आप मास के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, अमाउंट को आप वॉल्यूम के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, अमाउंट को आप मोल्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। अब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को आप मास में ले सकते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आप वॉल्यूम में ले सकते हो। सॉल्यूट के मोल ले लिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो बहुत तरह की कंसंट्रेशन यूनिट होती है, आपने सुने होंगे मास परसेंटेज, 11th में भी पढ़े थे, मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी। तो वो सारे टॉपिक अपन को इधर करना है। एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो कंसंट्रेशन टर्म जो होती है उसको 2 तरीके से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली 2 तरह के तरीके के टर्म इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट वो होगा जिसमें कंपेरेटिव, आप किसी एक और सॉल्यूशन से कंपेयर करोगे, कंपेरेटिवली किसी एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम होगा और किसी एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो जिसमें सॉल्यूट कम होगा उसे अपन कहेंगे डाइल्यूट, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा उसे अपन क्या कहेंगे, कंसंट्रेट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लो तो कि मैं मान लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहा हूं HCl का, और एक में 1 लीटर के अंदर मान लेते हैं कि सिर्फ 10 ml HCl है, और एक में मान लेते हैं कि 1 लीटर के अंदर 20 ml HCl है। अब इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैं क्वालिटेटिवली डिनोट करना चाह रहा हूं, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितनी, बस मैं ये बताऊंगा कि ये डाइल्यूट है और ये क्या है, कंसंट्रेट। जब मैं कहूंगा कंसंट्रेट तो सामने वाला ये समझेगा कि इसमें कंपैरेटिवली सॉल्यूट क्या है, ज्यादा, पर कितना वो नहीं बता सकते। तो क्वालिटेटिव टर्म्स कौन सी होती है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट।
क्वांटिटेटिव टर्म्स में अपन एग्जैक्ट क्वांटिटी बताते हैं। अब ये कौन कौन सी होती है? मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी। अब इनको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसको डिवाइड करने का कारण है, जो ऊपर जो मैंने कैटेगरी लिखी है वो सब मास बेस्ड है। इनकी जब अपन फॉर्मूले देखेंगे अपन, तो उनमें कहीं पर भी वॉल्यूम की टर्म नहीं आएगी, और वॉल्यूम नहीं आने की वजह से टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता, वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये ऊपर वाली जितनी भी क्वांटिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और नीचे वाली जो ये मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब जो दे रखे हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और कारण पूछे कि कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इनमें कम से कम एक टर्म वॉल्यूम की होगी, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? चेंज होता है। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से, जो कि बेसिकली क्या है? मास परसेंटेज। देखो, परसेंट आप सब समझते हैं, 100 के फॉर्म में कोई अगर पार्ट अपन डिसाइड करते हैं तो उसे अपन परसेंटेज कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि मान लो किसी बच्चे के 65% नंबर आए, तो मतलब कि 100 मार्क्स का पेपर होता तो उसके कितने आते हैं? 65 आते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकाले जाते हैं? 100 पे निकाले जाते हैं। तो वही डेफिनेशन है, मास है, मास परसेंटेज है, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों किस में लिए जाएंगे? मास में। वॉल्यूम परसेंटेज जो होगा उसमें सॉल्यूट जो होगा वो वॉल्यूम में लिया जाएगा, और सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे। और मास वॉल्यूम में सॉल्यूट या जिस कंपोनेंट का आप ये निकाल रहे हो उसका मास लेंगे, और सॉल्यूशन अपन किस में लेंगे? वॉल्यूम में लेंगे। तो सारे मास में होंगे तो मास परसेंटेज, दोनों वॉल्यूम में होंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज, एक मास में और एक वॉल्यूम में होगा तो मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्या होगा? इट इज अ ग्राम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम हो तो उसमें कितने ग्राम वो कंपोनेंट है या कितने ग्राम सॉल्यूट है, उसे अपन मास परसेंटेज कहेंगे। अगर वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन होगी तो क्या होगा कि 100 ml सॉल्यूशन हो, या 100 ग्राम था, यहां क्या कर दिया? 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन में से सॉल्यूट या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट कितने ml है? ml क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका भी वॉल्यूम लेना है। और मास वॉल्यूम परसेंटेज में सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम लेंगे, तो ये भी अपन 100 ml सॉल्यूशन में फाइंड करेंगे, लेकिन कंपोनेंट की क्या अमाउंट फाइंड करेंगे? ग्राम में फाइंड करेंगे। तो ये इनकी डेफिनेशन होगी। फॉर्मूले की जहां तक बात करें तो लगभग सेम पैटर्न में फॉर्मूले, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके इनटू 100 करेंगे तो मास वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। इसकी यूनिट की जगह आप W परसेंटेज लिख सकते हो, V/V परसेंटेज लिख सकते हो, W/V परसेंटेज लिख सकते हो। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, एक चीज है, इससे दो चीजें समझनी है। एक तो ये पर्टिकुलर चीज आपको एग्जाम्पल में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, दूसरी अगर आपको मास परसेंटेज की रीडिंग दे रखी हो तो उससे आप मीनिंग क्या निकालेंगे। तो जैसे कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है वो 3.62 W/W परसेंटेज सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि जो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली सोडियम हाइपोक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, आपको 12th में या बोर्ड में पूछी जा सकती है, नीट में पूछी जा सकती है। दूसरा, उसकी कंसंट्रेशन आपको याद रखनी है कि वो मास परसेंटेज में और कितनी है? 3.62 W/W परसेंटेज। अब इसका मीनिंग क्या निकालोगे आप? तो देखो, ध्यान से सुनना, जो वैल्यू दे रखी होगी वो किसकी होगी? सॉल्यूट की, क्योंकि ये मास परसेंटेज है तो जो वैल्यू दे रखी है उसके पीछे अपन ग्राम लगा देंगे। तो 3.62 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूट, जो कि है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब पूरा सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम पे ही निकाला जाता है। उसमें से अगर मैं सॉल्यूट का माइनस कर दूं, 3.62 माइनस कर दूं, तो पीछे कितना आ जाएगा? 96.38। वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि 20% है, इसका क्या मतलब होगा? 20 ग्राम तो क्या होगा? सॉल्यूट। 100 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूशन। 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपको पता करना आना चाहिए। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। आगे अपन मोलेरिटी निकालेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको मास परसेंटेज दे देते हैं और आपको कोई दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी होती है, तो उसमें भी ये पता रखें।
अगला है वॉल्यूम परसेंटेज। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है कि जो ठंडे इलाके होते हैं जहां गाड़ी वगैरह चलाते लोग, तो वह कार में कूलेंट के फॉर्म में अपन क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसी जगह होती है वहां वाटर भी अपन डाल सकते हैं, लेकिन ठंडे इलाकों में वाटर जो होता है वो ठंड की वजह से फ्रीज हो सकता है, तो वहां पर जो होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो वो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे कि क्यों नहीं होता। अभी इतना याद रखो कि ये सॉल्यूशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होता, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सॉल्यूशन कौन सा होगा आपको याद रखना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। जैसे ब्लीचिंग सॉल्यूशन में कौन सा किया जाता था, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगली चीज ये याद रखनी है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो कंसंट्रेशन होगी 35 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कोई तकलीफ नहीं। अब आपको ये भी याद रखना है कि 35 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मतलब एक तो ये याद रखना है कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, 35% है, और किसका सॉल्यूशन होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अगेन इसका मीनिंग क्या होगा, 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब 35 सॉल्यूट होगा। ml या ग्राम, क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों वॉल्यूम नहीं होंगे, तो ml लिखेंगे। तो 35 ml तो सॉल्यूट हो गया। 100 ml क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। 100 में से 35 माइनस कर देंगे, पीछे कितना जाएगा, 65 ml, वो क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो अगर मुझे ये बनाना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, 30 ml सॉल्यूट के लेंगे, 70 ml सॉल्वेंट के लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, 100 ml बन जाएगा, और वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। नेक्स्ट, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इट इज अ ग्राम ऑफ कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि ये एक 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम, एक को अपन सॉल्यूशन को किस में लिया अपन ने, वॉल्यूम में, और जो सॉल्यूट निकाल रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, ग्राम में, तो ये मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके एग्जाम्पल तो कोई बुक में दे नहीं रखा, बस ये दे रखा है कि जो मेडिसिन और फार्मेसी जो होती है उसमें जनरली इस कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। जनरली आपने घर में कोई लिक्विड सिरप वगैरह देखा हो मेडिसिन के फॉर्म में, तो उसके ऊपर जो जो मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से वो मेडिसिन का काम कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन अगर दे रखी हो तो देखना अक्सर वो क्या होगी, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पीपीएम। अब देखो पीपीएम एक तरह का मास परसेंटेज जैसा ही है। मास परसेंटेज में अपन ने क्या किया था, जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना था उसका मास ऊपर रखा और टोटल मास सॉल्यूशन का नीचे रखा और 100 में निकाला। इसमें 100 की बजाय 10 की पावर 6 बोले तो मिलियंस में निकालना है। तो बेसिकली ये एक तरह का ऐसा समझ लो कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने ग्राम जो है अपने क्या है, सॉल्यूट है, उसे अपन क्या कहेंगे, पीपीएम कहेंगे। देखो दोनों के फॉर्मूले सेम है, इसमें भी ये का यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैंने वहां नंबर लिखा है लेकिन मास ऊपर रखेंगे, मास ही नीचे रखेंगे। 10 की पावर 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 से। यूनिट क्या लगाएंगे पीछे, पीपीएम लिख सकते हैं, और एक यूनिट और लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। तो देखो यूनिट, इसमें आप 2 यूनिट याद रखें, इसमें एक तो आप पीपीएम लिख सकते हैं और एक माइक्रोग्राम पर एमएल ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ, माइक्रोग्राम पर एमएल, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखो 1 लीटर, एक दे रखा है अपनी बुक में क्वेश्चन है कि 1 लीटर सी वाटर है। ठीक है, 1 लीटर सी वाटर का अपन को मास भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1030 ग्राम, और कंटेन कर रहा है 6 × 10⁻³ ग्राम डिजॉल्व O2 दे रखा है। ठीक है, ये भी दे रखा है। अब आपको कह रहा है कि पीपीएम निकालो, तो सॉल्यूट का मास ऊपर रख दिया, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन का मास अपन ने नीचे रख दिया, और 10 की पावर 6 से अपन क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5.8 पीपीएम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन नाम से क्लियर है, मोल फ्रैक्शन इसका मतलब कंपोनेंट के क्या लेंगे, मोल्स लेंगे, सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे, मोल लेंगे, और फ्रैक्शन का क्या मतलब है, रेशियो निकालेंगे। तो जिस कंपोनेंट का अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल ऊपर रखेंगे और टोटल मोल कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट एंड द टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। मतलब जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी 2 कंपोनेंट है, मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए के मोल में ऊपर पुट कर दूंगा
और टोटल मोल बोले तो ए और बी के मोल कहां पुट कर दूंगा, नीचे पुट कर दूंगा। अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बी के मोल ऊपर रख दूंगा और टोटल मोल बोले तो ए और बी के मोल मैं कहां पुट कर दूंगा, नीचे पुट कर दूंगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। मोल को अपन ने किससे डिनोट किया है, एन से डिनोट किया है। एक और चीज, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि एक मिक्सर है जिसमें ए बी सी 3 कंपोनेंट है। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ए के मोल ऊपर रखे और टोटल मोल बोले तो ए के मोल प्लस बी के मोल, और यहाँ सी भी आएगा क्योंकि यहाँ 3 कंपोनेंट है। अगर मुझे बी के मोल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो बी के मोल ऊपर रखूंगा और नीचे क्या पुट कर दूंगा, टोटल मोल पुट कर दूंगा। क्या पुट कर दूंगा, टोटल मोल। और अगर मुझे सी के मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, सी के मोल ऊपर रख दूंगा और नीचे क्या करूंगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कोई तकलीफ नहीं। एक चीज अपन को याद रखनी है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन अगर सम कर दे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ 2 कंपोनेंट थे तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ नीचे वाले में कितने कंपोनेंट है, 3। तो यहां पर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 नहीं होगा, यहां पर होगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आएगा, 1। अब टोटल मोल फ्रैक्शन 1 आएगा, इसका क्या मतलब है कि कभी भी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। तो मोल फ्रैक्शन की रेंज याद रखें, वो 0 से ज्यादा या 0 के बराबर हो सकती है, 1 से कम या 1 के बराबर हो सकती है। तो इसके बीच में मोल फ्रैक्शन की रेंज चलती है। अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 आता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन में है ही नहीं, अपन को ऐसे ही दे रखा है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ए और बी एक 2 कंपोनेंट से एक सॉल्यूशन बना और मैं कह रहा हूं कि ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ए है ही नहीं। ठीक है, और अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 आता है तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा, वो अपनी प्योर स्टेज में, उसके साथ में कोई नहीं है, क्योंकि अगर उसके साथ में कोई होता तो उसका भी कुछ तो मोल फ्रैक्शन आता, तो फिर दोनों को ऐड करने पर 1 से ज्यादा तो आ नहीं सकता, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम आता। अब मैं कह रहा हूं उस अकेले का 1 है, इसका मतलब वो ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो वापस रिपीट करता हूं, अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 आता है तो वो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में नहीं है। अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो है अपने कितना आता है, 1 आता है, इसका मतलब वो अपनी प्योर स्टेज में। ठीक है, मैं कहता हूं कि एक सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब ए अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं कि कैलकुलेट करनी है अपन को पीपीएम। किसकी पीपीएम निकालनी है, SO2 गैस दे रखी है, उसका 250 ml वाटर, मतलब उसका दे रखा है कि 250 ml वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन दे रखा है, और उसकी अपन को डेंसिटी भी दे रखी है, और ये दे रखा है कि SO2 कितना है वो भी दे रखा है, और अपन को पीपीएम निकालना है। तो पीपीएम कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे मास ऑफ SO2। ठीक है, ऊपर तो अपन लिख देंगे मास ऑफ SO2, नीचे अपन क्या पुट करने वाले हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से। मास ऑफ SO2 कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर -4। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह देखो अपन को वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे मास निकालना है तो क्या करूंगा, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करा दूंगा वॉल्यूम को। तो बेसिकली इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। तो नीचे ये 250 ग्राम, और किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 की पावर 6 से। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 250 कितना जाएगा, 2। तो ये 2 ppm इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपने अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। 40 ग्राम ऑफ NaOH है, इसका मतलब सॉल्यूट का मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 40। ठीक है, 40 ग्राम। मोलर मास अपन निकाल लेंगे। NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे, NaOH का मोलर मास निकालने के लिए Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, 1 सबको ऐड करेंगे कितना जाएगा, 40। तो ये अपने हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास हो जाएगा।
फिर दे रखा है कि 72 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब सॉल्वेंट का भी मास दे रखा है, कितना दे रखा है 72 ग्राम, ठीक है। अब वो कह रहा है मास परसेंटेज निकालो, तो सबसे पहले तो अपन मास परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऊपर रखेंगे NaOH का निकालना है, तो ऊपर अपन क्या रखेंगे NaOH का मास, NaOH का कितना मास है 40, और नीचे रखेंगे सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे 40 प्लस 72, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ऐड कर देंगे और किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 35.71%, ठीक है। दूसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन, किस किस का निकालना है, NaOH का भी निकालना है और वाटर का भी निकालना है। निकालने के लिए पहले अपन को मोल निकालने पड़ेंगे, NaOH के मोल। NaOH के मोल कैसे निकालेंगे, NaOH का मास और NaOH के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन को वाटर का निकालना है, वाटर कितना दे रखा है 72 ग्राम, कितना दे रखा है 72 ग्राम, तो ये ऊपर रख देंगे 72 और नीचे वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 4 मोल। फिर अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना है, दोनों के निकाल लेते हैं। NaOH का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, NaOH का मोल ऊपर और टोटल मोल, या मैं ऐसे लिख देता हूँ टोटल मोल का रखेंगे नीचे, तो NaOH का मोल था 1 और टोटल मोल कितना था 1 + 4, ठीक है, कितना था 1 + 4, तो टोटल कितना जाएगा 1/5, तो x NaOH कितना जाएगा 1/5 कितना होता है 0.2, ठीक है। अब चाहो तो अपन वाटर इसी तरीके से निकाल सकते हैं, वाटर का मोल फ्रैक्शन, नहीं तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो 1 में से 0.2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.8, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% NaOH सॉल्यूशन। मास बाई मास है, कैसे पता चला मास बाई मास है, W/W दे रखा है, तो सबसे पहले इसी की मीनिंग निकालते हैं। 10 W/W परसेंटेज की मीनिंग क्या होगी, 10 ग्राम तो हो जाएगा NaOH, ठीक है, 100 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, और 100 में से 10 ग्राम माइनस कर देंगे तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या है वाटर, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक तो इसके मोल निकालने, एक इसके मोल निकालने, तो पहले NaOH के मोल निकालते हैं। NaOH के मोल कैसे निकालेंगे, इसका मास ऊपर और नीचे क्या करेंगे 40 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। और इसके कैसे निकालेंगे, H2O के मोल कैसे निकालेंगे, 90 ऊपर और नीचे क्या कर देंगे 18 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, जैसे मान लो NaOH के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो NaOH के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, NaOH ऊपर, NaOH के मोल ऊपर और टोटल मोल 1/4 कितना होता है 0.25 और H2O का कितना आया था 5, तो ऊपर आ जाएगा 0.25 और नीचे कितना आ जाएगा 5.25, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने 1/21 हो जाएगा। और दूसरे का अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे 1 में से, तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो अपने 1 - 1/21, तो 20/21 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। डेंसिटी ऑफ 20% W/V सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट करना है अपन को मास परसेंटेज ऑफ NaOH। तो सबसे पहले अपन अगेन सेम काम करेंगे कि ये अपन को जो 20% W/V दे रखा है इसका मतलब निकालेंगे। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 20 ग्राम तो किसके हो जाएंगे NaOH के, ठीक है, और 100 ml क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, 100 ml क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। और अगर मैं इस सॉल्यूशन का मास निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, 100 ml को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.2 से, तो कितना आ जाएगा 120 ग्राम क्या आ जाएगा सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेंसिटी दे रखी थी और मुझे मास परसेंटेज निकालना है। तो अब मैं मास परसेंटेज निकाल सकता हूं। मास परसेंटेज में क्या करेंगे, अपन को NaOH का निकालना है, तो ऊपर मास लिख देंगे किसका NaOH का। NaOH का कितना मास है 20, और नीचे किसका मास रख देंगे टोटल मास जो कितना है 120, डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 1/6, ठीक है, और इसको अपन मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, ठीक है,
100 से अपन क्या करेंगे, इधर भी कराएंगे, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने आ जाएगा W/W परसेंटेज 100/6, ठीक है। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन, जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 ppm दे रखा है, और आपको कह रहा है कि मास परसेंटेज निकालो। तो देखो ये करने से पहले मैं आपको रिलेशन बताता हूं। जब अपन मास परसेंटेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज, तो अपन क्या करते हैं कि जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका मास और नीचे क्या रखते हैं, टोटल मास, ठीक है, यही करते हैं। और किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 100 से। लेकिन जब अपन को पीपीएम निकालना होता है तो लगभग सेम काम करते हैं, ऊपर मास नीचे क्या रखते हैं, टोटल मास, सही है। और किससे मल्टीप्लाई कराते हैं अपन, 10⁶ से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इन दोनों में फर्क कितना, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज को अगर मैं डिवाइड करता हूं पीपीएम से तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पीपीएम इनटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4। इस क्वेश्चन में पीपीएम दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 पीपीएम दे रखा है, तो 15 इंटू 10⁻⁻4, बस ये आंसर हो गया। और अपन ने यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड मास परसेंटेज क्या है, कि पीपीएम जो होता है वो 10⁴ मास परसेंटेज, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं कि मास परसेंटेज जो होता है वो पीपीएम मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ठीक है। तो दोनों में ये रिलेशन एक याद रखना। नेक्स्ट है कि इफ मास वॉल्यूम परसेंटेज, अगेन मास वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, वो कितना दे रखा है, x, और डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, और अपन को कह रहा है कि मास फाइंड करो, किसका, सॉल्वेंट का मास फाइंड करो। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना दे रखा है, x परसेंटेज। इसका क्या मतलब है कि x ग्राम तो क्या होने वाले हैं, सॉल्यूट होने वाला है, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml, ठीक है, 100 ml क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। मुझे सॉल्वेंट का मास निकालना, तो पहले मैं सॉल्यूशन का मास निकालता हूं। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालूंगा, 100 को मल्टीप्लाई करूंगा डेंसिटी से, तो ये ग्राम में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अब मुझे किसका मास निकालना है, सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का मास है 100D, उसमें से माइनस कर देंगे सॉल्यूट का मास, ठीक है, तो 100D - x किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास रेशियो ऑफ NaOH और H2O का मास रेशियो दे रखा है, और अपन को मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। देखो पहले अपन मास परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, और मास परसेंटेज पहले मैं निकालता हूं किसके लिए, NaOH के लिए। तो NaOH का मास परसेंटेज निकालना है तो रूल के हिसाब से NaOH के मास ऊपर और टोटल मास नीचे रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है, तो NaOH का जो मास फ्रैक्शन है वो ऊपर रख दूंगा, और टोटल क्या हो जाएगा, 2 + 3 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 40%। और सेम काम अपन किसके लिए कर सकते हैं, H2O के लिए भी कर सकते हैं, ऊपर 3 रख देंगे, नीचे 3 + 2 इंटू 100 कर देंगे। या फिर क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, एक का मास परसेंटेज अगर 40 है तो दूसरे का कितना होगा, 100 - 40, तो कितना हो जाएगा, 60। फिर अपन निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल चाहिए। मोल किस किस के चाहिए, एक तो चाहिए NaOH के मोल। NaOH के मोल कैसे निकालेंगे, अगेन यहाँ पर मास तो दिया हुआ नहीं है, तो जो फ्रैक्शन है उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। NaOH का फ्रैक्शन कितना था, 2, और नीचे डिवाइड कर देंगे NaOH के मोलर मास से, जो कि कितना है, 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। और ठीक ऐसे कैसे अपन किसका मोल निकालेंगे, H2O का। H2O का मोल निकालेंगे तो H2O का फ्रैक्शन जो ऊपर, इसके 18 से डिवाइड कर देंगे, 0.17 आ जाएगा। अब अपन को NaOH का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। NaOH का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, NaOH के मोल ऊपर, NaOH का मोल कितना है, 0.05, और टोटल मोल 0.05 प्लस 0.17। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.23। और XH2O निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1, तो 1 में से 0.23 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, 0.77, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इथेनॉल वाटर मिक्सचर। मतलब मिक्सचर किस किस का है, इथेनॉल और वाटर का है, और उसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, किसका दे रखा है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.25, ठीक है। अपन को कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट
ऑफ मिक्सर, बेसिकली मास परसेंटेज निकालना है इथेनॉल का, और मोल फ्रैक्शन अपन को क्या कर रखा है, दे रखा है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है, वहां से स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन दे रखा है अपन को इथेनॉल का। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH, उसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.25। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन दे रखा है, अपन मोल फ्रैक्शन दूसरे का भी निकाल सकते हैं, H2O का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल वाटर मिक्सचर है, तो H2O का कितना हो जाएगा 0.75। ये दोनों के क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन। और टोटल मोल कितने मान लेता हूं मैं, टोटल मोल मानना क्या है, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1। अब अपन को क्या करना है, मान लो कि NC2H5OH निकालना है, मोल चाहिए अपन को। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि जिसका जो मोल फ्रैक्शन है उसका वही मोल भी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 के हिसाब से निकालेंगे, तो C2H5OH का मोल भी कितना ले लेंगे 0.25, और H2O का मोल भी कितना ले लेंगे 0.75, जो कि बेसिकली इनका फ्रैक्शन था। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो कि मैं XC2H5OH और XH2O जो कि मोल फ्रैक्शन, उन दोनों को डिवाइड करता हूं। इसका अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो मैं ऊपर कैसे क्या करता, NC2H5OH और नीचे रखता टोटल, सही है। और इसका निकालना होता तो क्या करता NH2O और नीचे रखता टोटल। टोटल से टोटल तो कट जाते, तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सेम ही मोल का अपन क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अपन को क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज निकालने के लिए मुझे, जैसे मान लो मुझे C2H5 का मास परसेंटेज निकालना है, तो मुझे ऊपर चाहिए C2H5OH का मास, ठीक है, और नीचे चाहिए टोटल मास, सही है। और उससे मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। अब मैं मास कैसे निकालूंगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो C2H5 के मोल कितने हैं 0.25, इससे C2H5OH के मोलर मास से अपन मल्टीप्लाई करा देंगे 46 अपॉन टोटल मास 0.25 इंटू 46 प्लस H2O का कितना है 0.75 मोल था, और इसको इसके मोलर मास बोले तो 18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये मास आ जाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। इसका जाएगा 11.5, इसका वापस 11.5, इसका 13.5 इंटू 100। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 46%। वापस रिपीट कर देता हूँ, मोल फ्रैक्शन दे रखे थे, अपन ने मोल फ्रैक्शन को ही मोल मान लिया। ठीक है, उनके फिर अपन को मास परसेंटेज निकालना था, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए अपन को मास चाहिए था। तो मास कैसे निकालेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके मोल थे 0.25, तो इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करा दिया। इसके मोल कितने थे 0.75, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, और फिर दोनों के मास आ गए, मास से टोटल मास भी निकाल लिया, 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया मास परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 35% मास। मतलब ये दे रखा है 35% W/W। इसका क्या मतलब है, 30 जो है 30 ग्राम तो हो जाएगा सॉल्यूट कौन दे रखा है, बेंजीन इन CCl4। इसका मतलब बेंजीन सॉल्यूट है, तो 30 ग्राम तो हो जाएगा बेंजीन, और पीछे बचा 70 ग्राम। 70 ग्राम क्या हो जाएगा CCl4। अब वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं अपन, पहले बेंजीन का निकालते हैं। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर बेंजीन के मोल रखेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन बेंजीन का मोलर मास, फॉर्मूले से निकाल लेंगे, C6H6 होता है, 78 आ जाएगा। फिर नीचे टोटल मास कितना होगा 30/78, और CCl4 का मोल कैसे निकालेंगे 70 अपॉन CCl4 का मोलर मास। CCl4 के मोलर मास निकाल लेंगे अपन, 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और फिर अपन उसमें क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 154। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो 0.461 आ जाएगा। तो ये तो आ गया बेंजीन के। अगर मुझे CCl4 के निकालने तो क्या करूंगा, एक में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसे अपन क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। कि 1 लीटर सॉल्यूशन हो, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल है, उसे अपन क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। 1 लीटर की जगह अपन 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मोलरिटी अपन निकालेंगे कैसे, मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल ऊपर पुट करेंगे,
और नीचे वॉल्यूम पुट करेंगे, किसका, सॉल्यूशन का पुट करेंगे। देखो अभी अपन मोलरिटी पढ़ रहे हैं, अभी अपन मोलरिटी देखेंगे, उनके सिंबल भी लगभग सेम है, इसका कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, और हल्का फुल्का ही फर्क है। याद रखें कि ये वॉल्यूम बेस्ड है, ये मास बेस्ड होने वाली है। इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, इसमें सॉल्वेंट का मास लेंगे। तो वापस रिपीट करते हैं, मोलरिटी निकालने के लिए ऊपर मोल निकालेंगे, किसके, सॉल्यूट के, नीचे क्या पुट करना है, वॉल्यूम, और वो भी किस में पुट करना है, अपन को लीटर में पुट करना है। एमएल में होगा तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्यों लिखा, ऊपर मोल ले रखे हैं, नीचे लीटर दे रखे हैं। मैंने अभी बताया लीटर की जगह आप डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हो, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी यूनिट लिख सकते हैं, और कैपिटल एम भी यूनिट लिख सकते हैं। अब इसका अपन एक फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला बनाने से पहले मैं एक चीज रिपीट कर देता हूँ, पूरे मतलब बुक में या अपन इस पूरे चैप्टर में, जब अपन ये चैप्टर आगे भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, तो सॉल्वेंट के लिए अपन हमेशा ए सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूट के लिए हमेशा कैपिटल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो अपन एक फॉर्मूला निकालते हैं, किसका, मोलरिटी का। तो मोलरिटी अपन को जब भी निकालनी होगी, अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी जब भी अपन निकालना चाहेंगे तो अपन सबसे पहले ऊपर पुट करेंगे मोल। मोल को किससे डिनोट करते हैं, एन से। किसके मोल रखने हैं, सॉल्यूट के। सॉल्यूट के लिए क्या सिंबल है, बी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NB/V। अगर मैं V लीटर में लेता हूं तब तो यही फॉर्मूला होगा, और अगर मैं V ml में लूं तो मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है। एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, अगर मान लो मुझे सॉल्यूट के मोल नहीं दे रखे तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूट के मोल निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, ऊपर रखूंगा सॉल्यूट का मास, ठीक है। मास के लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे W, और मोलर मास के लिए इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे कैपिटल M। तो सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। V की जगह V हो जाएगा ml में, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1000। तो ये अपने क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो इस पे बेस एक न्यूमेरिकल देते हैं, बहुत सिंपल सा है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन। तो क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। देखो 5 ग्राम क्या दे रखा है अपन को, मास दे रखा है। मास को किससे डिनोट करते हैं, W से, और मास किसका है, अपने सॉल्यूट का, तो WB दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 ग्राम, ठीक है। अपन को मोलर मास भी चाहिएगा, किसका चाहिए, NaOH का। NaOH का कैसे निकालेंगे, Na का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और सबको ऐड करेंगे तो 40। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये अपने MB की वैल्यू भी आ गई। और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 500 ml, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लिखते हैं, WB कितना है, 5, ठीक है। MB कितना है अपने, 40, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा था, 500, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो ये 3 जीरो तो कट गए, ठीक है, और 5 से 5 भी कट गया, तो कितना रह गया, 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25। कैपिटल M लिख लो, 0.25 मोल पर लीटर लिख लो, 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने मोलरिटी। मोलरिटी को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये एक मास बेस्ड क्वांटिटी है, और यही वजह है कि एक नई क्वांटिटी बनाई गई। मोलरिटी वॉल्यूम बेस्ड होने की वजह से टेम्परेचर के साथ में क्या हो जाती है, चेंज, और ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसीलिए मोलरिटी का इस्तेमाल किया जाता है जो टेम्परेचर के साथ क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल, ऊपर अपन सॉल्यूट के मोल ही लिखेंगे, लेकिन नीचे एक तो मास पुट करेंगे, और किसका मास पुट करेंगे, सॉल्वेंट का मास पुट करेंगे, ठीक है। और वो भी किसमें, किलोग्राम में। अगर ग्राम में होगा तो क्या करेंगे अपन, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1000 से। इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, मैं यहाँ साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। सेम ऐसा कैसा, WB इंटू 1000/MB, इससे मोल निकल जाएंगे। V की जगह अपन क्या लिखेंगे, WA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, WA। WA क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में लिखेंगे, ग्राम में। अगर ये किलोग्राम में होगा तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपने, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम हो जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपन को मास परसेंटेज दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और लेबल्ड एज 10% बाय मास, मतलब मास परसेंटेज दे रखा है।
और क्या निकालने को कह रहा है, मोलेलिटी और मोलेरिटी निकालने को कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो आप ये समझो कि जब आपको ऐसे दे, ये मास परसेंटेज दे रखा है 10%, तो इसका मीनिंग निकालेंगे। इसका क्या मीनिंग है कि 10 ग्राम तो क्या होगा, सॉल्यूट, ठीक है, 90 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और 100 ग्राम क्या हो जाएगा, 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। यही बताया था मैंने, मास परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी होगी वो किसकी होगी, सॉल्यूट की, क्योंकि ये मास परसेंटेज है तो ग्राम में। 100 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 ग्राम क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखते हैं, डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मास अपॉन डेंसिटी कर सकता हूं, ठीक है। जिसका वॉल्यूम निकालना होगा उसका मास ऊपर करेंगे और उसी की डेंसिटी को नीचे रखेंगे। ये डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, इसका मतलब ऊपर भी किसका मास रखेंगे, सॉल्यूशन का मास रखेंगे। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100, उसे डिवाइड करेंगे किससे, डेंसिटी से, डेंसिटी कितनी है 1.2, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम किस में आएगा, ml में। मुझे क्या पता चला ये ml में, तो देखो आप डेंसिटी की यूनिट देखो, ग्राम पर ml, तो ml है तो इसलिए ml में है। तो अब जो जो रीडिंग दे रखी थी वो सब अपन ने नोट कर ली। अब अपन को एक एक करके दोनों निकालने हैं। पहले अपन निकालते हैं मोलेलिटी। क्या निकालते हैं, मोलेलिटी। मोलेलिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पहले अपन निकालेंगे मोल। मोल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट और नीचे क्या करेंगे, सॉरी सॉल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आ रहा है अपने, ग्राम में, इसलिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब देखो WB कितना है, 10, ठीक है, इनटू ये कर दिया 1000। MB क्या है अपने, ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो इसका अपन क्या निकालेंगे, मोलर मास। कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 6, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सबको ऐड करेंगे 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180। तो ये अपन 180 कहाँ रख देंगे, यहाँ पर मोलर मास की जगह रख देंगे, ठीक है। और WA कहाँ है 90, ये रख दिया अपन ने 90, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, मोल पर किलोग्राम में अपने क्या आ जाएगी, मोलेलिटी आ जाएगी। फिर अपन निकालेंगे मोलेरिटी, ठीक है। तो मोलेरिटी कैसे निकालेंगे, मोलेरिटी निकालने के लिए पहले अपन मोल निकालेंगे सॉल्यूट के। सॉल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ऊपर अपन 1000 लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन निकाल चुके हैं, किस में आया था, ml में, इसलिए अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अगेन ऊपर W कितना है 10, इनटू कितना हो जाएगा 1000, नीचे देखो MB कितना है, वो का वही सेम काम आएगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, और ऊपर क्या कर देंगे 1.2, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। 100 को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन 180। सॉल्व कर लेंगे इसमें, तो इसमें आ जाएगा 0.66, 6 और आ जाएंगे तो 0.67 लिख सकते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर लेना, ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 18 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा 162, कितना आ जाएगा 162। सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.617 के आसपास, 0.62 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो देखो इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये कह रहा है प्योर वाटर की मोलरिटी निकालो। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी है वो हमेशा याद रखें, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। इसका क्या मतलब है, अगर मैं वाटर का मास कितना मानूं 1 ग्राम मानूं, तो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा 1 ml होगा, कितना होगा 1 ml। तो अपन को मास पता है, वॉल्यूम पता है, मोलरिटी निकाल लेते हैं। देखो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोलरिटी निकालने के लिए ऊपर क्या रखते हैं, मोल। मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 1, मोलर मास कितना है 18,
ठीक है, उसे डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है, 1, क्योंकि वो ml में है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 से। तो बेसिकली अपने क्या हो जाएगा, 1000/18, और 1000/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.5। तो ये प्योर वाटर की मोलरिटी है। अगर किसी क्वेश्चन में अपन को वाटर है और उस क्वेश्चन में वाटर के मोल चाहिए और क्वेश्चन में वाटर के मोल नहीं दे रखे, तो अभी आप 55.5 ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपने कि 2.5 लीटर है M1M H2SO4 सॉल्यूशन का, उसे मिक्स कर रहे हैं 3 लीटर 0.5 M H2SO4। देखो ये मिक्सिंग का कंसेप्ट मैं आज ही के वीडियो में सबसे लास्ट में आपको समझाऊंगा कि जब भी मिक्स करते हैं तो टोटल मोल अपन को निकालने हैं। तो पहले के मोल मतलब पहले वाले सॉल्यूशन के मोल, ठीक है, उसमें ऐड कर दो आप दूसरे वाले सॉल्यूशन के मोल, मतलब मोल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन मोल ऐड करते हैं तो मोल कैसे निकल जाएंगे, देखो पहले वाले सॉल्यूशन के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको भी समझा देता हूं। जैसे मोलेरिटी निकालते हैं तो मोलेरिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मोल ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, वॉल्यूम। तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालते समय मोलेरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दो। तो मोलेरिटी कितनी दे रखी है पहले वाले की, 1, और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2.5। दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलेरिटी कितनी दे रखी है, 0.5, और उसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3। तो इसका आ जाएगा 2.5 और इसका कितना आ जाएगा 1.5। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल मोल पता चल गया अपन को। अब टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अपन को कितना वॉल्यूम दे रखा है, पहले सॉल्यूशन का है 2.5 और दूसरे सॉल्यूशन का 3। तो पहले सॉल्यूशन का 2.5 दूसरे का 3, ये कितना हो गया, 5.5 लीटर है, ठीक है। अब अपन को मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी निकालने के लिए मोल ऊपर रख देते हैं। मोल कितने आए अपन ने, 4, और वॉल्यूम कितना है, 5.5। तो ऊपर तो 4 नीचे 5.5, 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लीटर में ही है, सॉल्व कर लेंगे, 0.728 मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 4M H2SO4। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अपन को H2SO4 का मास निकालना है, तो पहले अपन मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे मोल ऑफ H2SO4, ठीक है। मोल निकालने का तरीका अभी मैंने बताया। मोल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मोलेरिटी को आप किससे मल्टीप्लाई करा सकते हो, आप फॉर्मूले में पुट करके भी कर सकते हो। वैसे मोलेरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दो। मोलेरिटी कितनी दे रखी है, 4, और वॉल्यूम कितना है अपने 250 ml, ठीक है। और इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 मोल। 1 मोल आ गया। अब अपन को मास निकालना था, तो 1 मोल में H2SO4 का कितना मास होगा। तो मोल कैसे निकालते हैं अपन, मोल निकालने के लिए मास अपॉन क्या करते हैं, मोलर मास, यही करते हैं। तो मास निकालने के लिए मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना है 1, और H2SO4 का मोलर मास होता है 98। तो कितना हो जाएगा, 98 ग्राम लिख देंगे, ठीक है। H2SO4 का 98 कैसे आया, H2SO4, H कितने हैं, 2, 1 का कितना होता है 1, S कितना है, 1 का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने 4 और 1 का कितना होता है 16। सबको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने इधर पुट कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं अपन एन एक्स मोलल सॉल्यूशन। एक्स मोलल सॉल्यूशन है, तो जब भी ऐसे दे रखा हो एक्स मोलर या एक्स मोलल, तो आप क्या करो कि जो वैल्यू दे रखी है वही मोल मान लो। तो एक्स मोल है किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। और यहाँ सॉल्यूट का नाम दे रखा है ए, ठीक है। और मोलल है तो 1000 ग्राम किसका मान लेंगे, सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, बी। यही अगर एक्स मोलर दे रखा होता, क्या दे रखा होता है, एक्स मोलर, तो एक्स मोल तो मैं मान लेता सॉल्यूट के, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मान लेता, 100 ml या 1 लीटर मान लेता, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ नहीं अपन को। अब वो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन दे रखा है सॉल्यूट का, और उसकी क्या दे रखा है, एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड दे रखा है, हाँ मोल फ्रैक्शन दे रखा है, और अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा समझ लो, आपको मोल फ्रैक्शन दे रखे, मोलेरिटी निकालनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ए का ही मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो ए का ही निकालेंगे।
तो क्या फॉर्मूला होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4। Na मोल अपन को पता है कितने, x, ये देखो मैंने यहां निकाले x, ठीक है। और नीचे भी Na, उसके भी मोल पता है x। Nb के मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालने के लिए अपन को मास और मोलर मास चाहिए। तो मास है 1000, यहां से निकाला, मोलर मास क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये अपन ने कर दिया 1000 अपॉन 50, ठीक है। तो 0.4 इक्वल टू x प्लस 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेना आप पूरा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे लगभग 13.33। तो एक तरीका है, तो ये एक तरीका और है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, कितना दे रखा है 0.4। तो 0.4 को आप क्या लिख सकते हो, इसका 0.4 आ जाएगा, सॉरी, तो अपने सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 0.6। ये कैसे निकाला अपन ने, टोटल मोल फ्रैक्शन कितने होते हैं 1, तो अपन को सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा था, अपन ने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, मोल का रेशियो भी होता है। तो इसका मतलब Na और Nb का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा 0.4 और कितना होगा 0.6 ही होगा, ठीक है। अब 0.4 0.6 को अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2/3। और जो रेशियो अभी अपन ने पीछे लिखा था, रेशियो वाली को ही अपन ने क्या कर ली थी, वैल्यू भी मान ली थी, तो वही वैल्यू मान लेते हैं। तो Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब A के मोल कितने आ जाएंगे 2, और जो सॉल्वेंट होगा उसके मोल कितने आ जाएंगे 3। अब मैं मास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, सॉरी मोलेरिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ। मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर पुट करेंगे मोल किसके, सॉल्यूट के, नीचे अपन क्या पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 1000 से, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल कितने हैं देखो 2, तो ये कर दिया 2 इनटू क्या करेंगे 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ मोल दे रखे, ये लिख दिया 3, और इसका मोलर मास दे रखा था 50। इसको सॉल्व कर लो, इससे भी आंसर निकल जाएंगे 13.33, ठीक है। तो चाहो तो इस तरीके से करो, चाहो तो इस तरीके से करो, और एक ये याद रखो कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ मोल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है अपने कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 m NaCl और 0.4 m KI आर मिक्स, ठीक है। और फिर Cl की अपन को क्या निकालनी है, मोलरिटी। अब इसको अच्छे से समझना, 0.2 m NaCl है, ठीक है। तो NaCl में देखो Na प्लस और Cl माइनस सेम रेशियो में, इसका मतलब इसके अंदर 0.2 m Na प्लस होंगे और 0.2 m ही Cl माइनस भी होंगे, ठीक है। और अगर मैं मोल समझूं तो मोल कितने होंगे, 1 लीटर के हिसाब से माने तो यही मोल मान लेते हैं। 0.2 मोल किसके होंगे, Na प्लस के, और 0.2 मोल किसके होंगे, Cl माइनस के, ठीक है। ये एक का हो गया। अब दूसरा क्या था, दूसरा था 0.4 mKi। क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें भी वो का वही 0.4 मोल आ जाएंगे K प्लस के, और 0.4 मोल हो जाएंगे I माइनस के। लेकिन क्या Cl माइनस है इधर, नहीं, 0 मोल है Cl माइनस के, इसमें कहां से Cl माइनस आएगा, ठीक है। तो अब अपन को क्या निकालनी है, मोलेरिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, Cl माइनस की निकालनी है। तो ऊपर रखेंगे Cl के टोटल मोल, टोटल मोल देखो इधर कितने मोल 0.2, और इसमें कितने मोल आए 0, ठीक है। नीचे रखेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड अपन 1 लीटर पे निकालते हैं, तो पहले वाले सॉल्यूशन का भी 1 लीटर वॉल्यूम, दूसरे वाले सॉल्यूशन का भी 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। तो 0.2 अपॉन 2 कितना जाएगा 0.1 मोल पर लीटर या 0.1 m। एक बार वापस समझा देता हूं मैं, जो अपन को मोलरिटी दे रखी थी उतने ही मोलरिटी Na प्लस की, उतनी ही मोलरिटी Cl माइनस की। सेम अपन मोल भी मान सकते हैं, कब मान सकते हैं, अगर मैं वॉल्यूम कितना मान लूं 1 लीटर, सही है। सेम इसमें भी लग दिया, और ये भी सेम कब मान सकते हैं, जब वॉल्यूम कितना मान ले 1 लीटर। लेकिन दूसरे वाले के अंदर Cl माइनस तो है नहीं, क्योंकि वो तो K और I देगा।
तो टोटल मोल तो वही होंगे जो पहले वाले के हैं, तो 0.2 प्लस 0 कर दिया, लेकिन वॉल्यूम तो होगा ना, इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर, 2 लीटर, तो डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि स्टेट एडवांटेज ऑफ मोलेलिटी ओवर मोलेरिटी, मतलब मोलेलिटी का एक एडवांटेज बताना है किसके ऊपर, मोलेरिटी के। तो अभी करवाते समय मैंने आपको बताया था कि मोलेरिटी और मोलेलिटी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस एक वॉल्यूम बेस्ड है और एक क्या होती है, मास बेस्ड होती है। तो मोलेलिटी एक मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो अभी मोलेलिटी उतनी की उतनी ही आएगी, जबकि मोलेरिटी जो है एक वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर ये चेंज हो जाएगी। और क्यों चेंज होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन में अपन को जो मोलेरिटी गिवन होती है उसकी जगह एक टर्म दे देते हैं। जैसे मान लो मुझे ये देना है आपको कि मोलेरिटी 5 मोल पर लीटर या 5 एम मोलेरिटी है, उसकी जगह क्वेश्चन में एक टर्म दे देंगे कि सॉल्यूशन पेंटामोलर सॉल्यूशन है। कैसा है, पेंटामोलर। तो अगर पेंटामोलर लिखा हुआ है तो आपको मोलेरिटी कितनी समझनी है, 5 समझनी है। अगर डेकामोलर दे रखा है तो आपको मोलेरिटी कितनी समझनी है, 10। मिली मोलर दे रखा है तो मोलेरिटी कितनी समझनी है, 1/1000। ठीक है, सेंटीमोलर दे रखा है तो 1/100, डेसीमोलर दे रखा है तो 1/10, पेंटीमोलर दे रखा है तो 1/5, सेमी मोलर दे रखा है तो 1/2 और मोलर दे रखा है तो आपको 1 समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो इसको देखो अच्छे से सुनना मेरी बात। जब अपन किसी चीज में डाइल्यूट करते हैं तो अपन बेसिकली उसमें सिर्फ सॉल्वेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सॉल्वेंट। जैसे मान लो एक किसी चीज का सॉल्यूशन तैयार कर रखा था, मान लो NaCl का एक सॉल्यूशन है, नमक अपन ने पानी में डाल के उसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया और उसकी एक सर्टेन क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। अब मैं उसे डाइल्यूट करना चाह रहा हूं, तो जब मैं डाइल्यूट करता हूं तो मैं ऊपर से सिर्फ वाटर ऐड करता हूं। इसका मतलब मैंने सॉल्यूशन में क्या ऐड किया है, सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्यूट तो ऐड नहीं किया है। इसका मतलब सॉल्यूट के मोल पहले जितने थे बाद में भी क्या रहेंगे, उतने के उतने ही रहेंगे। हाँ, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपन ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज कर दिया है। लेकिन अगर मैं मोल की बात करूं तो मोल के ऊपर डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन कंसेप्ट वहीं से बनाएंगे कि जब अपन डाइल्यूट करते हैं तो पहले डाइल्यूशन से पहले जितने मोल होंगे डाइल्यूशन के बाद में भी उतने ही मोल होंगे। तो अगर मैं मोलेरिटी पर ये सॉल्व करूं तो मोलेरिटी अपन कैसे निकालते हैं, मोलेरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल को डिवाइड करते हैं किससे, वॉल्यूम से। तो मोल कैसे निकालेंगे, मास इंटू वॉल्यूम। तो डाइल्यूशन से पहले मास क्या, मोलेरिटी। डाइल्यूशन से पहले मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन और डाइल्यूशन के बाद मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, बराबर। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, तो M1V1 इक्वल टू M2V2। कैसे, देखो ये क्वेश्चन भी लिया है मैंने। जैसे आपको कह रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mHCl शुड बी डाइल्यूट विथ वाटर, वाटर ही डालेंगे डाइल्यूट करते समय, टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ 5 mHCl। ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 m। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन था जिसमें मोलरिटी कितनी दे रखी है, 10 m। इसकी जगह आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अ डेकामोलर सॉल्यूशन। डेकामोलर बोलता तो अपन को मोलरिटी की जगह कितना लेना होता, 10 लेना होता। तो ये टर्म आप याद कर लेना। ठीक है, तो मोलरिटी दे रखी है 10 m, वो कह रहा है इसका कितना वॉल्यूम ले, तो वॉल्यूम दे नहीं रखा तो V1 अपन को मालूम नहीं। ठीक है, और वो कह रहा है कि कितना डाइल्यूट करें, कि डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाए, 2 लीटर हो जाए। कितना हो जाए, 2 लीटर। और मोलरिटी बाद में कितनी हो जाए, 5 m। कितनी हो जाए, 5 m। ठीक है, तो आपको V निकालना है, इस वाले से कर लेंगे। क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। अपन को V1 निकालना है, कैसे निकालेंगे, M2V2 अपॉन M1। M2 कितना दे रखा है, 5, V2 कितना दे रखा है, 2, M1 कितना दे रखा है, 10, 10 से 10 कट जाएगा, 1 लीटर। ठीक है, एक और है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपाउंड, मतलब एक ही चीज के दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनना, जब डाइल्यूशन करते हैं तो अपन सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करते हैं, लेकिन जब मिक्सिंग करेंगे तो उसमें सॉल्यूट भी ऐड होंगे। इसका मतलब इस बार मोल चेंज होंगे। तो जब दो को मिक्स करेंगे तो नए मोल कितने होंगे, जितने दोनों सॉल्यूशन में मोल रहे उनको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो टोटल मोल जो बाद में आएंगे
वो जिन जिन सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं उन सॉल्यूशन के जितने जितने मोल है उनके ऐड करने से आएगा। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा उसका मोल कैसे निकालेंगे? फाइनल आउटपुट की मोलेरिटी और टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे। या एम वी के बाहर नीचे टोटल नहीं है, एम अलग है, वी टोटल है, मतलब टोटल वॉल्यूम आपको लिखना है। और इसका कैसे निकालेंगे? m1 v1, इसका m2 v2 और होंगे तो m3 v3। एक और चीज याद रखना, v टोटल निकालते समय जब आप v टोटल निकाल रहे हो तो कैसे निकालेंगे? v1 प्लस v2, ये तो करना ही है। साथ में आप ये भी याद रखें कि जो अपन ने, अगर मान लो कोई कभी किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट ऐड करने को कह दे तो सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम, मतलब कभी कभी डाइल्यूशन भी दे देते साथ में, तो वो वॉल्यूम भी ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले रखा है नीचे, कह रखा है कि इन 0.2 मोलेरिटी 200 ml NaOH, तो एक अपने मोलेरिटी दे रखी है M1 कितनी दे रखी है? 0.2। इसका वॉल्यूम दे रखा है V1 कितना दे रखा है? 200 ml, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में 0.4 ग्राम NaOH ऐड किया। कितना ऐड किया? 0.4 ग्राम NaOH ऐड किए। तो अब इसकी मोलेरिटी तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि दे नहीं रखे, तो ये M2 मान लेते हैं। मोलेरिटी निकालने का क्या तरीका होता है बेटा? मोलेरिटी निकालने के लिए पहले मोल निकालते हैं। मोल कैसे निकालेंगे? 0.4 को डिवाइड करेंगे किससे? 40 से। 40 से क्यों डिवाइड किया? NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा कि क्या है, तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि अगर मोलेरिटी निकालता तो मैं कितने पे निकालता? 1 लीटर पे। तो 1 लीटर पे निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना लेंगे? 1। तो ये अपनी मोलेरिटी कितनी आ जाएगी? 0.4/40, यही मोलेरिटी हो जाएगी, ठीक है। और जब M1 V1 M2 V2 करूंगा तो इसका V2 कितना लूंगा? उस समय तो मैं 1000 ml ले लूंगा। क्या ले लूंगा? 1000 ml। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब मैं V टोटल निकालूंगा तो उसमें ये 1000 ml ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैंने यहां सिर्फ ग्राम में मिलाया, मैंने इसका वॉल्यूम नहीं मिलाया था, तो ये याद रखना। और ऊपर क्या कह रहा है? 300 ml H2O भी ऐड कर रखा है कि 300 ml क्या कर दिया? H2O भी ऐड कर दिया। तो अब अपन को टोटल निकालना है, तो देखो m v टोटल, ठीक है, ये फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2, सिर्फ दो ही है। m की जगह m तो अपन को निकालना है, v टोटल कैसे निकालेंगे? पहले का वॉल्यूम कितना था? 200, दूसरे का वॉल्यूम 1000 जो है वो अपन ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन ऐड नहीं किया था, उसने सिर्फ NaOH के ग्राम डाले थे, तो आपको 1000 नहीं ऐड करना। 300 ml पानी तो ऐड किया था, तो वो पानी तो ऐड करेंगे 300, ठीक है। M1 कितना आया था? 0.2 इंटू V1 कितना है? 200। M2 कितना है? 0.4/40, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने? 1/100 लिख देता हूं, ठीक है, 1/100 इंटू 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? m ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा? देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 40, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा? 10। तो m कितना आ जाएगा? 50/500, तो m कितना हो जाएगा? 0.1, ठीक है, ये मोलेरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ अपने आज के जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। आज के वीडियो में अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया और जो सबसे पहला टॉपिक था कंसंट्रेशन टर्म, उसको कंप्लीटली पूरा किया, जिसमें अपन ने मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलेरिटी, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ कंपाउंड सब देख लिया। मैंने इस वीडियो में करीब आपको 18 न्यूमेरिकल तो मैंने खुद ने करवा दिया, और अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक डीपीपी डालने वाला हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर लें और आप खुद मिलाएं। सॉल्यूशन कुछ दिन बाद में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।